कहानी की शुरुआत में हम फॉन्टेन नाम के एक शख्स को देखते हैं जो ग्लेन शहर में ड्रग डीलिंग का काम करता है। एक दिन जब दूसरे ड्रग डीलर के साथ उसका झगड़ा हो जाता है तो वह अपनी कार से उसका पैर तोड़ देता है, जिसके बाद वह शाम को अपने घर जाता है और फ्रिज पर लगी तस्वीर को देखता है जो उसके छोटे भाई की है, लेकिन अब उसकी मृत्यु हो चुकी है। इस घर में फॉन्टेन की माँ भी रहती है जो कभी अपने कमरे से बाहर नहीं आती। तभी फॉन्टेन का दोस्त उसके घर आता है और बताता है कि इस बार स्लिक चार्ल्स ने पूरे पैसे नहीं दिए हैं। ये सुनकर फॉन्टेन पैसे लेने के लिए उसके घर जाता है। स्लिक कहता है कि इस बार धंधा मंदा चल रहा है, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। फॉन्टेन कहता है कि देखो अंकल, पैसे तो मैं लेकर ही जाऊंगा, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब स्लिक उसे पैसे दे देता है, जिसके बाद फॉन्टेन पैसे लेकर यहाँ से जाने लगता है। तभी वह शख्स जिसके साथ फॉन्टेन का झगड़ा हुआ था वह अपनी गैंग के साथ उस पर हमला कर देता है और फॉन्टेन को गोलियों से छलनी करके यहाँ से भाग जाता है। लेकिन हैरानी तो तब होती है जब अगली सुबह फॉन्टेन की नींद उसके बिस्तर पर खुलती है और वह बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसे कुछ भी याद नहीं है। वह हर रोज की तरह अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाता है और एक बार फिर पैसे वसूलने के लिए स्लिक के पास जाता है। लेकिन फॉन्टेन को जिंदा देखकर स्लिक के तो तोते उड़ जाते हैं। उसे लगता है कि ये फॉन्टेन का कोई भूत है जो उसके पास पैसे लेने आया है। वह फॉन्टेन से पूछता है कि आखिर तुम जिंदा कैसे हो? तुम्हें तो इज़ैक के लोगों ने मेरी आंखों के सामने गोली मारी थी। फॉन्टेन कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। जिसके बाद ये दोनों सेक्स वर्कर योयो से मिलते हैं जिसने इज़ैक के लोगों को फॉन्टेन पर गोली चलाते हुए देखा था। योयो कहती है कि मैं उन गाड़ी वालों को जानती हूँ। जिसके बाद ये तीनों उस आदमी के घर जाते हैं। तभी फॉन्टेन उस घर के सामने वही ब्लैक कलर की कार देखता है जिसमें सुबह एक शख्स को किडनैप करके ले जाया गया था। अब ये लोग उस घर के अंदर जाते हैं जो पूरी तरह से खाली था, लेकिन टेबल पर रखी कॉफी अभी भी गर्म थी। जिसके बाद फॉन्टेन घर का कोना कोना छान मारता है और तभी उन्हें एक लिफ्ट मिलती है जो नीचे तय खाने की तरफ जा रही थी। अब ये तीनों भी उस लिफ्ट में बैठकर नीचे तय खाने में पहुंच जाते हैं जहां एक अंडरग्राउंड लैब बनी हुई थी। फॉन्टेन लैब में काम कर रहे साइंटिस्ट पर गन तान देता है और पूछता है कि आखिर यहाँ ये सब क्या चल रहा है। वह बताता है कि मैं तो एक मामूली सा वर्कर हूँ, लेकिन हम लोग हर जगह फैले हुए हैं। तभी लैब के अंदर स्लिक को सफेद कलर का पाउडर मिलता है। उसे लगता है कि ये कोकेन है, जिसे वह चख लेता है और बचे हुए पाउडर को पैकेट में भर लेता है। लेकिन ये पाउडर किसी तरह का केमिकल था जिसे खाने से स्लिक खुद ब खुद हंसने लगता है। तभी योयो के हाथ से फ्लास्क टूट जाता है और स्लिक से धोखे से गोली चल जाती है, जिसमें वह साइंटिस्ट मारा जाता है। तभी फॉन्टेन की नजर यहाँ रखी एक डेड बॉडी की तरफ जाती है और जब वह पास जाकर देखता है तो सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये बॉडी फॉन्टेन की तरह ही दिखने वाले शख्स की थी जिसके शरीर पर गोलियों के निशान मौजूद थे। ये देखने के बाद फॉन्टेन सुन्न पड़ जाता है और अब ये लोग उस लैब से बाहर आ जाते हैं। योयो कहती है कि शायद उन्होंने अब तक हमारे बारे में पता लगा लिया होगा, इसीलिए हमारा छिप जाना ही बेहतर होगा। लेकिन फॉन्टेन जो किसी भी कीमत पर सच जानने के लिए उतावला हो रहा था, वह अगली सुबह अपने कुछ दोस्तों को लेकर उसी घर के अंदर जाता है। लेकिन रातों रात वह लिफ्ट और लैब यहाँ से गायब हो चुके थे। ये देखकर फॉन्टेन पगला जाता है और अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट जाकर पूरी कहानी समझाता है। लेकिन रेस्टोरेंट के अंदर बैठे सभी लोग अचानक जोर जोर से हंसने लगते हैं, मानो कि इन सब ने लाफिंग गैस सूंघ ली हो। तभी स्लिक बताता है कि लैब में जो उसे सफेद पाउडर मिला था उसे खाने के बाद भी वह ऐसे ही हंसने लगा था। शायद इन लोगों ने चिकन में वही पाउडर मिला दिया है। इस बात का पता लगाने के लिए योयो उस रेस्टोरेंट मैनेजर के पास जाती है जो दिखने में बिल्कुल लैब में मौजूद साइंटिस्ट की तरह ही दिख रहा था। तभी वह देखती है कि यहाँ पूरे शहर पर सीसीटीवीज लगे हुए हैं और उन सभी पर नजर रखी जा रही है, जिस बात से ये सभी लोग अनजान थे। अब योयो अपने दोस्तों को बताती है कि शायद ये लोग हम पर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और शायद वह व्हाइट सब्सटेंस इन्होंने हर प्रोडक्ट में मिला दिया है। तभी उन्हें दूसरे ड्रग डीलर की वैन दिखती है जो एक शॉप पर कुछ पैकेट्स डिलीवर करने आए थे। स्लिक तलाशी लेने के लिए उनकी वैन में जाता है, जिसे वहाँ किसी तरह का की कार्ड मिलता है। वह बताता है कि ये लोग एक बक्सा लेकर चर्च के अंदर गए हैं। अब ये लोग भी उनके पीछे जाते हैं और उस
जगह को ढूंढ लेते हैं जहाँ वह की कार्ड लगाया जाता है। अब जैसे ही फॉन्टेन उस की को लगाता है तो वहाँ अचानक से एक लिफ्ट प्रकट हो जाती है और एक बार फिर ये लोग उस लिफ्ट में बैठकर अंडरग्राउंड लैब में पहुंच जाते हैं। लेकिन ये लैब पिछली लैब से बिल्कुल अलग थी और यहाँ बहुत सारे साइंटिस्ट काम कर रहे थे, जिनमें से 3 साइंटिस्ट को किडनैप करके ये लोग उनके सूट्स चुरा लेते हैं और खुद उन्हें पहनकर लैब के अंदर घुस जाते हैं। यहाँ पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि पूरे ग्लेन शहर के नीचे एक लैब फैसिलिटी मौजूद है, जहाँ ये साइंटिस्ट शहर के लोगों को किडनैप करके उन पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यहाँ तक कि इन साइंटिस्ट ने शहर के बहुत से लोगों के क्लोन्स भी बना लिए हैं, जिन्हें एक गोरा साइंटिस्ट कंट्रोल करता है। तभी ये लोग लैब में मौजूद बॉक्सेस को ओपन करने लगते हैं और देखते हैं कि यहाँ फॉन्टेन और स्लिक के भी क्लोन्स मौजूद हैं, जिसे देखकर फॉन्टेन एक बार फिर पगला जाता है और वह उस क्लोन पर गोली चला देता है। लेकिन योयो उसे ऐसा करने से रोकती है और उन्हें समझाती है कि इन लोगों ने शहर के कुछ खास लोगों को ही क्लोन किया है और ये लोग कोई मामूली आदमी नहीं है, इसीलिए हमें इनका पर्दाफाश करने के लिए कुछ बड़ी प्लानिंग करनी होगी। अब ये लोग लिफ्ट की मदद से ऊपर आते हैं जो एक लोकल क्लब के अंदर ओपन होती है, लेकिन लैब फैसिलिटी वालों को इनके बारे में पता चल जाता है और वे क्लब में मौजूद डीजे से उन्हें रोकने के लिए कहता है, जिसके बाद वह डीजे एक खास तरह का सॉन्ग प्ले करता है, जिसे सुनकर क्लब के अंदर मौजूद फॉन्टेन और स्लिक समेत सभी लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं। लेकिन योयो पर इसका असर नहीं होता और वह इन दोनों को क्लब से बाहर निकाल लाती है। अब क्लब के अंदर जितने भी हिप्नोटाइज लोग मौजूद थे वे सभी इन तीनों के पीछे पड़ जाते हैं। तभी इनके सामने एक कार आकर रुकती है और निक्सॉन नाम का एक अमेरिकन साइंटिस्ट बाहर आता है, जिसके साथ फॉन्टेन का एक और क्लोन मौजूद था जिसका नाम चेस्टर है। निक्सॉन बताता है कि मेरे जैसे कुछ और साइंटिस्ट मिलकर गरीब आबादी वाले काले लोगों पर रिसर्च कर रहे हैं ताकि हमारे इस सीक्रेट ऑपरेशन की तरफ किसी का ध्यान न जाए और हम लोगों के क्लोन्स बनाकर अमेरिका में शांति बहाल कर सकें। लेकिन फॉन्टेन उस पर गन तान देता है और इससे पहले कि वह गोली चला पाता, निक्सॉन कुछ ट्रिगर बर्ड्स का इस्तेमाल करके वहां खड़ी पूरी भीड़ को हिप्नोटाइज कर देता है। यानी कि अब इन लोगों पर निक्सॉन का कंट्रोल था और ये लोग वही करेंगे जो निक्सॉन कहेगा। लेकिन योयो के ऊपर उन वर्ड्स का कोई असर नहीं होता, इसीलिए निक्सॉन फॉन्टेन को ऑर्डर देकर योयो पर गन पॉइंट करवा देता है और कहता है कि अगर तुम लोगों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं रोकी तो मैं सभी को मार दूंगा। इतना कहकर वह यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वापस से सभी लोग नॉर्मल हो जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। अब अगली सुबह जब फॉन्टेन जागता है तो वह काफी डिप्रेस्ड और परेशान था, इसीलिए वह अपनी माँ के कमरे में जाता है। लेकिन जैसे ही वह दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है तो देखता है कि टेबल पर एक टेप रिकॉर्डर रखा है जहाँ से वह आवाज आती थी। अब फॉन्टेन को एहसास होने लगा था कि यहाँ मौजूद सब कुछ नकली है और वह गुस्से में सारी चीजें तोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ योयो इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी अमेरिकन सरकार तक पहुंचाने के लिए एक लेटर भेजती है, लेकिन निक्सॉन उस लेटर के पहुंचने से पहले ही योयो को किडनैप करवा लेता है और उसका भी क्लोन बनाने का प्रोसेस शुरू कर देता है। वहीं जब फॉन्टेन और स्लिक को योयो के बारे में पता चलता है तो ये लोग उसे रेस्क्यू करने के लिए प्लान तैयार करते हैं, जिसके बाद फॉन्टेन मदद लेने के लिए ड्रग डीलर इज़ैक से मिलता है और उसे बताता है कि हमारे शहर के नीचे कुछ साइंटिस्ट हमारे इन लोगों को पकड़कर उनका क्लोन बना रहे हैं और उन्होंने योयो को भी किडनैप कर लिया है। मुझे हमारे शहर को बचाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन इज़ैक फॉन्टेन की मदद करने के बजाय उसे गोली मार देता है और मारकर बीच सड़क पर फेंक देता है, जिसके बाद निक्सॉन के कुछ लोग वहां आते हैं और फॉन्टेन को कार में डालकर अपने साथ लैब ले जाते हैं। अब लैब में मौजूद साइंटिस्ट फॉन्टेन का एक और क्लोन बाहर निकालते हैं और उसकी सारी मेमोरी इस नए क्लोन में ट्रांसफर कर देते हैं और जब सुबह वह जागता है तो फिर से अपने घर पर होता है, जो हर रोज की तरह अपने डेली रूटीन फॉलो करने लगता है। लेकिन उसका दोस्त स्लिक इस वाले फॉन्टेन को किडनैप करके उसे बंदी बना लेता है। वहीं लैब के अंदर मौजूद फॉन्टेन जिसे गोली लगी थी वह अभी भी जिंदा था। दरअसल वह मरने की एक्टिंग कर रहा था। स्लिक जानता था कि लैब के अंदर घुसना इतना आसान नहीं है क्योंकि शहर में हर जगह कैमराज लगे हुए हैं, इसीलिए इज़ैक ने फॉन्टेन को लैब तक पहुंचाने के लिए उसके कंधे पर गोली मारी थी। अब फॉन्टेन लैब के अंदर एक साइंटिस्ट को गन पॉइंट पर लेकर उसे कंट्रोल रूम लेकर जाता है और शहर में मौजूद सभी लिफ्ट के दरवाजे खुलवा देता है, जिसके बाद स्लिक और इज़ैक अपने बहुत सारे लोगों के साथ लैब के अंदर घुस आते हैं और वहां तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद पूरी लैब में भगदड़ मच जाती है। ये लोग योयो और उन बाकी लोगों को भी आजाद कर देते हैं जिन्हें यहाँ एक्सपेरिमेंट करने के लिए रखा गया था। तभी फॉन्टेन का मुकाबला उसके ही क्लोन चेस्टर से होता है जो काफी एडवांस था
और वह फॉन्टेन को पीट पीट कर बेहोश कर देता है और उसे घसीटते हुए वहाँ से ले जाता है। वहीं योयो और स्लिक जब लोगों को आजाद कर रहे होते हैं तभी वहाँ निक्सॉन आ जाता है, जो कहता है कि तुम लोग हमें नहीं रोक पाओगे क्योंकि हम लॉस एंजलिस और शिकागो जैसे कई बड़े शहरों में फैले हुए हैं। वह योयो को मारने ही वाला होता है कि तभी स्लिक पीछे से आकर उसका सर खोल देता है। वहीं जब फॉन्टेन को होश आता है तो वह देखता है कि उसके सामने कई क्लोन्स मौजूद हैं और एक बूढ़ा शख्स उसके सामने बैठा है जो दिखने में फॉन्टेन जैसा ही लग रहा था। वह कहता है कि मैं ही असली फॉन्टेन हूँ और तुम सब मेरे ही बनाए हुए क्लोन हो। फॉन्टेन पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। वह बताता है कि मेरे छोटे भाई को एक अमेरिकन पुलिस वाले ने सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि वह काला था और उनसे अलग दिखता था, इसीलिए इस नस्लीय भेदभाव को मिटाने के लिए मैंने क्लोन बनाना शुरू किए और ब्लैक लोगों की जीन्स में बदलाव करके उन्हें अमेरिकन जैसा व्हाइट बना दिया और अब हमारी आने वाली नई जनरेशन व्हाइट पैदा होगी जिससे अमेरिका में नस्लीय भेदभाव के कारण होने वाले दंगों को रोका जा सकेगा और पूरे देश में शांति बनी रहेगी। दरअसल यही कारण था कि लैब में काम करने वाला साइंटिस्ट और रेस्टोरेंट का मैनेजर एक जैसे दिखते थे क्योंकि इन्हें क्लोन करके ब्लैक से व्हाइट बनाया गया था। वह बूढ़ा साइंटिस्ट कहता है कि हम अपने इस प्रोजेक्ट को जल्दी ही पूरे देश में शुरू करने वाले हैं। फॉन्टेन कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें कुदरत के बनाए नियमों में दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं है। तभी ये बुढ़ा साइंटिस्ट चेस्टर से अपने क्लोन को मारने के लिए कहता है, लेकिन फॉन्टेन ओलंपिया ब्लैक कहकर चेस्टर को हिप्नोटाइज कर देता है। दरअसल ये वही शब्द थे जिन्हें सुनकर सभी क्लोन्स हिप्नोटाइज हो जाते हैं, जैसा एक बार निक्सॉन ने किया था। इसीलिए अब चेस्टर भी हिप्नोटाइज हो चुका था, जो फॉन्टेन के कहने पर उस बूढ़े साइंटिस्ट को गोली मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। और अब लैब के अंदर जितने भी लोगों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए रखा गया था वे सभी आजाद हो चुके थे। और जब ये लोग चर्च के रास्ते से बाहर आते हैं तो पूरा शहर वहाँ इकट्ठा हो जाता है और लोग उन्हें खाना व कपड़े देकर उनकी मदद करते हैं। जब मीडिया में इस खबर को दिखाया जाता है तो इस सीक्रेट ऑपरेशन का काला सच पूरे देश के सामने आ जाता है, जिसके बाद फॉन्टेन, स्लिक और योयो लोगों की नजरों में हीरो बन जाते हैं। तभी लॉस एंजलिस में मौजूद फॉन्टेन के एक और क्लोन को दिखाया जाता है जिसका नाम टायरॉन है, जो न्यूज टीवी पर अपने हमशक्ल को देखकर हैरान था और अब उसके मन में भी कई सवाल उठने लगे हैं। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी एंड होती है। तो दोस्तों ये थी कहानी द क्लोन्ड टायरॉन मूवी की, जिसकी आगे की कहानी शायद हमें नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिले। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।